गुप्ता साम्राज्य के बाद कुछ जब उनका गुप्ता साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे राजाओं में बट गए। छोटे छोटे राज्य बन गए, बहुत सारे राज्य बन गए। तो गुप्ता एक लास्ट ऐसा पीरियड था जो पूरा संगठित किया हुआ था। उसके बाद भारत जो है धीरे धीरे कमजोर होता चल गया। सब अपन अपन झंडा लेकर के बोले मैं ही राजा हूँ, ये वाला चक्कर था। तो उसी दौरान एक बागटक बागटक राजवंश, और हर्षवर्धन के बाद तो समझो कि एकदम खत्म ही हो गया। एक था बाघ का टक राजवंश, ठीक है। सब अपना स्वतंत्र राज्य बना लिए। स्थापना 255 ईस्वी में, ये तो पहला ही हालांकि हो चुका था। लगभग विंध्य शक्ति ने किया था। बागटक का जो है था ये तो बहुत पुराना है, विंध्य शक्ति ने किया था ये। इसके पूर्वज जो सातवाहनों के क्या थे ये, सातवाहनों के अधीन थे ये। तो बागटक के बारे में ज्यादा ज्यादा पूछता नहीं है प्रश्न। विंध्य शक्ति इसके नामक व्यक्ति ने स्थापना की थी, 255 ईस्वी में स्थापना हुआ। बाकी और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज था। हाँ, इसमें एक बागटक वंश में जो था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो द्वितीय हुए थे ना, वो अपनी पुत्री प्रभावती, इसलिए इसका बागटक वंश की बात करें। गुप्ता पार्वती गुप्ता का विवाह जो हुआ था ना, इसलिए फेमस है बाकाटक। बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसका बागटक नरेश द्वितीय से शादी हुआ था। बागटकों का राज्य गुप्त एवं शक राजाओं के बीच था। बागटकों का जो राज था ना, बागटकों का राज तो ऐसा नहीं है कि गुप्ता टाइम पूरे पूरे शक खत्म हो गए थे, नहीं। बागटकों का जो राज्य था गुप्ता और शकों के बीच था। राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने इस संबंध को स्थापित किया था। इन्होंने क्या करा था कि बागटक पे विजय प्राप्त करने के लिए गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय था, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसको अपने अंदर हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही ना रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और उसके प्रभावती जो होती थी, प्रभावती गुप्ता जो गुप्ता थी, उसकी दो पुत्र थे, दिवाकर सेन, दामोदर सेन। तो ये छोटे छोटे थे। तो माना जाता है कि प्रथम लेडी जो हुई, ये प्रथम लेडी गुप्ता काल में जो हुआ था, प्रभावती गुप्ता जो थी प्रथम लेडी हुई, जिसने क्या करा, राज का संरक्षण, मतलब राज को संरक्षण दिया, मतलब राज रानी समझो एक प्रकार से बनाई। फिर उसके बाद उसके बेटे आ गए, बेटों ने फिर संभाला, राज शासन संभाला जब बेटे बड़े हुए थे। बासिम शाखा, इसका भी चर्चा हुआ था। 333 ईस्वी में सम्राट परवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। महाराष्ट्र के आसपास था। कुछ विद्वान का मानना है ना, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो कालिदास थे, कालिदास जो थे कुछ समय के लिए परवरसेन, सर कालिदास जो थे कुछ समय के लिए जो थे, परवरसेन द्वितीय जो था, परवरसेन जो द्वितीय था, राजसभा में निवास किए थे। और उन्होंने सेतु बंध संशोधन किया था। तब वैदर्भी शैली में, याद रखिए, वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की। अजंता का 16वां गुफा एवं 17वां गुफा बिहार और 19वां गुफा चैत्य का निर्माण बागटकों के शासनकाल में हुआ था। 16वां 17वां ऐसे बागटकों के शासनकाल में हुआ था, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था। अब आते हैं हर्षवर्धन, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं। इसके बारे में जाने। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजाओं का उद्भव हुआ ना, उनके मैत्रेक, मौखरिक, पुष्पति, पर्वती, गुप्ता और गौड़ थे, प्रमुख थे। गुप्ता चूंकि बहुत बड़े साम्राज्य में फैले हुए थे, है ना। तो जो बंगाल के
साइड का जो एरिया हो गया ना वो जनरली कहलाया गौड़ कहलाया। जैसे हम इसको तोड़ते हैं, एक इमेज निकालने की कोशिश करते हैं। भाई इमेज आ जा। चलो ये भारत का इमेज है। आ जा आ जा आ जा यार। स्पष्ट रूप से दिख ही रहा होगा। हुआ जब गुप्ता साम्राज्य टूटा ना, गुप्ता साम्राज्य टूटा तो ये जो एरिया था ना, ये एरिया ये गौड़ कहलाता था। अब ये झारखंड में रही जो एरिया था गौड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? गौड़ कहलाता था। अब जो गुप्ता जो राज हुआ छोटे छोटे भागों में बट गया, गौड़ में बट गया, पुष्य भूति। अब ये जो पुष्य भूति वंश था, वर्धन वंश था, संस्थापक थे पुष्य भूति। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर बोले तो हरियाणा, हरियाणा यहाँ इसकी राजधानी थी। कहाँ थी? यहाँ इसकी राजधानी थी। अभी थानेश्वर वर्तमान में थानेश्वर में पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिला में स्थित है थानेश्वर। ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख जो है ना प्रभाकर वर्धन हुए, हर्षवर्धन हुए, ये सब प्रमुख नामों में जो पुष्यभूति वंश था, वर्धन वंश था, उनके शासकों में सबसे उच्च नाम इन लोगों का गिना जाता है। तो अब ये देख चुके होंगे, अब हम समझाते हैं इसमें कहानियां समझाना क्या चाह रहे हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक कन्या थी राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ ग्रह वर्मा से। मालवा के जो राजा थे ग्रह वर्मा, सॉरी, कन्नौज के मौखरी राजा से शादी हुआ था। कन्नौज के मौखरी राजा से हुआ था। कन्नौज कहाँ पड़ता है? कन्नौज यहाँ पड़ता है आसपास में, जहाँ भी पड़ता है। कन्नौज शायद यूपी में पड़ता है, ठीक है, जहाँ भी है यार। तो वहाँ के राजा थे ये, यही इसी पास यार, इसी के आसपास के एरिया में। तो यार अपनी जो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी हुई राजश्री, यानी हर्षवर्धन की बहन की शादी यहाँ हो गया। ठीक है। मालवा के शासक होता था, मालवा मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता। मालवा के एक शासक हुआ शासक देवगुप्त। देवगुप्त जो थे, यहाँ जाकर के आक्रमण कर देता, ग्रह वर्मा को मार देता है। इसकी बहन हो गई विधवा। बड़ा भाई को सदमा लगता है, भाई मेरी बहन ऐसे दुख हुआ। और क्या, ये मालवा का जो देवगुप्त था ना, ये मालवा का जो देवगुप्त उज्जैन पे चढ़ाई करके ग्रह वर्मा को हरा करके उसकी बहन को अपने साथ ले जाता है और बंदी बना लेता है, बंदी कैद कर लेता है। फिर राजवर्धन को आता है गुस्सा, उसमें हर्षवर्धन थोड़ा छोटा था, ये कर देता है इस पे आक्रमण, और इसको टपका देता है, देवगुप्त को मार देता है ये। ठीक है। अभी हमने बताया था कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया गौड़ का एरिया था। ये वाली एरिया गौड़ का एरिया था। अब ये एरिया में जो था, गौड़ का एरिया वाले जो थे, गौड़ के राजा थे शशांक। फिगर अच्छी से नहीं बनी, चलो फिर से बनाते हैं, समझाते। ये कन्नौज का एरिया, एक मिनट यार, अब हम मैप पे देखते हैं कन्नौज किधर पड़ता है। जो कन्नौज, आजा भाई कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज यूपी में पड़ता है वैसे बेसिकली। यहाँ से समझने की कोशिश किया जाए। कन्नौज ये लखनऊ के आसपास का एरिया, जो कन्नौज कहाँ है? ये कन्नौज है, हरदोई के साथ साथ जलालाबाद के टाइप, कुसुमपुर, ये सब कन्नौज। और मालवा देखते हैं। मालवा, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, इंदौर में पड़ता है मालवा।
ये हो गया मालवा, इंदौर। ठीक है, अब समझ में आ गया, बस जनरली समझ में तो आ ही जाता है। हम कहाँ थे? तो ये उत्तर प्रदेश में हमने बताई, कन्नौज था, यहाँ पड़ता था। और इस एरिया में जो था हर्षवर्धन, पुष्यभूति वर्धन वंश का शासन था। और यहाँ गौड़ शासक था, यहाँ मालवा के शासक थे। मालवा के शासक यहाँ रहते थे, यहाँ कन्नौज के शासक थे, यहाँ गौड़ के शासक थे। और ये थे हर्षवर्धन। अब ये गुप्ता बहुत एरिया में फैला हुआ था ना, ये टूट गया था। अब इसको बोला जाता था, अब मैं बताना चाहूंगा, इसको तो गौड़ राजा बोलते थे। इसका इसके जो शशांक थे, इसके राजा का नाम शशांक था। इनके ग्रह वर्मा थे। और ये देवगुप्त था। ये क्या था? नाम देवगुप्त है लेकिन काम देवगुप्त का नहीं था। और यहाँ हुए थे राजवर्धन, हर्षवर्धन, उनकी बहन राजश्री। राजश्री की शादी हो जाती है कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से। अब ये मालवा का राजा कन्नौज पे आक्रमण करता है देवगुप्त, और ग्रह वर्मन को टपका देता है। ये टपका देता है। और इसकी बहन को उठा करके मालवा लेके बंदी बना के लेके चला जाता है। ठीक है, बंदी बना लेता है। हर्षवर्धन थोड़ा छोटा था उस समय। राजवर्धन क्या करता है, गुस्सा में आता है, जाहिर सी बात है, बहन के साथ दुख हुआ है, मालवा पर आक्रमण करता है, को टपका देता है। अब ये दोनों के बीच मित्रता था। गौड़ के राजा जो थे शशांक थे, मालवा के राजा से बहुत अच्छी दुश्मनी थी। अभी की करता है, राजवर्धन को जाता है मार देता है। देखिएगा, गौड़ के जो राजा थे राजवर्धन को मार देता है। अब हर्षवर्धन यहाँ से शुरू होता है। हर्षवर्धन उठाता है तलवार, इस पे जाके आक्रमण कर देता है और शशांक को टपका देता है। इसको टपका दिया, ऐसा इसमें सीन होता है, तो हम समझेंगे। एक तो ये पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश में राजीवर्धन, हर्षवर्धन हुए। दूसरा हो गए इसकी बहन होगी राजश्री। और राजश्री जो की शादी हुई कन्नौज के राजा से, ग्रह वर्मा से हुआ। और इसका पड़ोसी था, पड़ोसी को तो जलन होता ही है, पड़ोसी था, क्या नाम था उसका, मालवा के शासक जो था देवगुप्त। और पड़ोसी का दोस्त था गौड़ के राजा शशांक। अब होता क्या है, मालवा जो है इस पे आक्रमण करता है, गिरा वर्मा को मार देता है, और इसकी बहन को उठा करके लेके चला आता है मालवा। अब हर्षवर्धन थोड़ा छोटा था, राजवर्धन थोड़ा बड़ा था। राजवर्धन को आता है गुस्सा, इसने मालवा पर कर देता है आक्रमण और इसको टपका देता है। और इसका मित्र था गौड़ नरेश, उसको थोड़ा बुरा लगता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, सॉरी, ये क्या करता है कि राजवर्धन को मार देता है। अब जब राजवर्धन को मार देता है तो इसके भाई को करे, यार बहन भी चली गई, जीजा भी चले गए, भैया भी चले गए, अब बच गया। अब करना क्या है, हर्षवर्धन को आता है गुस्सा। ये क्या करता है, हथौड़ा उठाता है, इसको गोड़ को गाड़ देता है, शशांक को मार देता है, यहाँ पर ही खत्म हो गया। बाद में हर्षवर्धन को भी जो था मार देता है पुलकेशिन द्वितीय या प्रथम जो है, उसके हाथों इसकी हत्या की जाती है। हर्षवर्धन की भी हत्या हो जाती है। बाद में हर्षवर्धन भी को भी मार देते हैं। पुलकेशिन द्वितीय को भी मार देता है। ये बड़ा कहानी लंबा है, मैं इसको आगे बताऊंगा। तो हम देख लिए यहाँ पर शशांक जो था शैव धर्म को मानता था। शशांक जो था शिव भक्त था। इसने क्या करा था, बोध गया में जा करके बोधि वृक्ष को उखड़वा दिया था। हर्षवर्धन 606 में जो है ना, 16 वर्ष, छह 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 आएगा इसमें, 606 में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है हर्षवर्धन। अरे ले भाई, कोई नहीं बचा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, शिलादित्य। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष जो था, हर्ष को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर ले, कन्नौज को तो जीत ही लेता है, शशांक को भी हरा देता है, उसको पूरा जीत लेता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच ना, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच ना युद्ध होता है, नर्मदा नदी के तट पे होता है। और यहाँ इसमें हर्ष पराजित होता है और हर्ष को मार दिया जाता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग जो थे ना, हर्ष के टाइम आए थे, शासन काल में आए थे।
ह्वेन सांग को कहा जाता है राजकुमार, कहा जाता है, राजकुमार भी बोला जाता है, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित बोला जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के लिए आया था वो हर्ष, ह्वेन सांग। हर्ष जो था 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजता है, और 643 ईस्वी से 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आते हैं। हर्ष देखो कितना दूरदर्शी सोच वाला था, 641 में भेजता है, 643 में 645 में चीनी दूत आते हैं। हर्ष जो था ना, हर्ष कश्मीर के शासक से जो बुद्ध के दंत थे, अवशेष थे, बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करता, क्योंकि बौद्ध था ये। वैसे हर्ष के जो पूर्वज थे ना, भगवान शिव को पूजते थे और सूर्य की आराधना करते थे। परम में हर्ष भी कुल देवता को मानता था, सूर्य को परम भक्त मानता था, शिव को मानता था। लेकिन चीनी यात्री जो मिले ना, चीनी यात्री ह्वेन सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को उसने ज्वाइन कर लिया। वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया, उसका व्यक्तिगत जीवन बौद्ध बन गया। वो हर के समय नालंदा जो था ना, नालंदा जो को बोला जाता था महायान शाखा के लिए बहुत फेमस था। बौद्ध धर्म की शिक्षा होती, नालंदा विश्वविद्यालय में जो तो था महायान शाखा की शिक्षा होती थी। हर्ष के समय में ना, हर 5वें वर्ष में जो है ना, 5वें वर्ष में एक समारोह हुआ करती थी, जिसमें जिसे कहा जाता था महामोच परिषद कहा जाता था। ह्वेन सांग जो 6ठे समारोह में आया था, ह्वेन सांग 6ठे समारोह में आया था, ठीक है। हर्ष के जो कवि थे बाण भट्ट थे, दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित्र लिखा था, हर्षचरित एवं कादम्बरी लिखा था। क्या लिखा था? हर्षचरित एवं कादम्बरी। बाण भट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी लिखा था। बाण भट्ट के गुरु का नाम था भरचू। हर्ष ने भी कुछ किताबें लिखी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। माना जाता है कि धावक नामक एक कवि था जो हर्ष के प्रलोभन लेकर के एक किताब लिखा था, लेकिन फिर भी पेटेंट तो हर्षवर्धन का ही था इस पे। हर्ष के जो अधीन में जो राजा थे ना, शासक जो थे, महाराज कहलाए या फिर उनको महासामंत बोला गया। हर्ष के जो अधीन जो राजा हुए थे, सामंत बोला गया। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री परिषद जो होते थे उसको अमात्य बोला जाता था, या सचिव भी कहते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का जो साम्राज्य था वो बहुत भाग, क्योंकि मालवा को भी मिला, मालवा को कन्नौज पे तो, अब देखो हुआ यूं कि कन्नौज में तो उसके दामाद को खत्म ही हो गए, और ये मालवा को उसके भाई ने खत्म कर दिया था, बच गया गौड़। ये तीनों साम्राज्य को हर्षवर्धन ने लीड करना शुरू कर, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच गए क्या? हर्षवर्धन बच गए। लेकिन महाराष्ट्र के टाइप साइड से एक आक्रमण होता है इस पे, और इसको टपका दिया जाता है। प्रशासन जो था ना, हर्ष का कई प्रांतों को भुक्ति बोलते थे। प्रांत में प्रशासन जो प्रांत में विभाजित, प्रांत को भुक्ति बोला जाता था। भुक्ति का शासक राज स्थानीय या उपरीक या राष्ट्रीय कहलाता था। जो प्रांत होते थे ना, उसके राजस्थानीय कहते थे, उपरीक कहते थे, या राष्ट्रीय भी कहा जाता था उसको। भुक्ति का विभाजन जिला में होता था, जिला में बढ़ता था। जिले की संख्या, जिला को विषय भी कहते हैं, और इसके जो प्रधान होते थे विषयपति होते थे। विषय के अंतर्गत पाठक आते थे, विषय के अंतर्गत पाठक आते थे, जिसको तहसील भी बोलते थे, आधुनिक तहसीलदार। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो ग्राम होती थी, और ग्राम के शासक को बोला जाता था ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट और भाट तो बोला ही जाता था उसी टाइम से, और बड़े अधिकारी को दंडपाशिक बोलते थे, तथा दांडी पुलिस विभाग को अधिकारी होता था जो दंडपाशिक होता था। जो अश्व सेना के अधिकारी को, अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे ना, उसको बृहदेश्वर भी कहा जाता था। और पैदल सेना जो होते थे ना, उसको बोलते थे बलाधिकृत या बलाधिकृता कहलाता था।
हर्षवर्धन के समय में जो था, हर्ष चरित्र में उल्लेखित है कि साधन के रूप में जो सिंचाई के साधन के तुला यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जल पंप जिसको बोलते थे। हर के समय मथुरा जो थी ना, मथुरा सूती वस्त्र के लिए फेमस था, हब था ये सूती वस्त्र के लिए। हर्ष चरित्र प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का उपयोग किया गया है। लोकपाल शब्द का, प्रांतीय जो शासक होते हैं लोकपाल शब्द का उपयोग किया गया है। भंडी कहते, हर्ष के समय भंडी किसको कहते थे? प्रधान सचिव को बोला जाता था भंडी। सीनाद बोला जाता था प्रधान सेनापति को। कुंतल बोला जाता था, कुंतल अश्व सेना के प्रधान को कुंतल भी बोला जाता था। और स्कंद गुप्त जो था गज सेना का प्रमुख था, स्कंद गुप्त। ठीक है, इस प्रकार हर्ष का खत्म होता है। और आगे के चैप्टर में देखिए कुछ छोटे छोटे राजा हैं, चोल, पल्लव, पांड्या, ये सब देखेंगे हम। सिसोदिया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल, कदंबर, पाल वंश, परमार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत। अगला चैप्टर में बढ़ेंगे छोटे